हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग तुम लोगों का लास्ट स्टडी नोट कंप्लीट करने वाले हैं, जो है स्टडी नोट नंबर 8 और टॉपिक है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, हम लोग चैप्टर चालू करने के पहले बनाएंगे भूमिका भूमिका बनाएंगे और पता करने की कोशिश करते हैं कि मनी मार्केट का मतलब होता क्या है। भैया हिंदी में मीनिंग तो समझ में आ रहा है, एक ऐसा मार्केट जहां पैसा है ना, जहां पैसा है ऐसा एक मार्केट, तो दैट इज मनी मार्केट। ठीक है, लेकिन तुम लोग समझो बात को। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर हम लोग ना शॉर्ट टर्म, क्या बोला मैं, एक बार फिर से सुनना, शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म पैसे का लेन देन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। भैया शॉर्ट टर्म अगर मनी मार्केट है तो लॉन्ग टर्म क्या है, कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म क्या है, कैपिटल मार्केट। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर कौन सा है, मनी मार्केट। तो भैया क्या हमको सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले पढ़ने, मैंने बोला हाँ। शॉर्ट टर्म में क्या क्या आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ठीक है, ये सब एक्सेप्टेंस मार्केट। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, शॉर्ट टर्म के अंदर आती है। भैया शॉर्ट टर्म कैसे पता चलेगा, भैया कैसे क्लासिफाई कर सकते हो कि एक चीज शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। बेटा अगर 365 डेज से कम हुआ, यानी एक साल के अंदर हुआ, तो शॉर्ट टर्म कहलाता है। उसके ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म कहलाता है। मतलब 365 से कम हुआ तो मनी मार्केट में आ जाएगा, पर 365 से ऊपर गया तो फिर कैपिटल मार्केट में आ जाएगा। समझ में आई बात। तो मनी मार्केट टॉपिक में बेसिकली हमको यही पढ़ना है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस कैसे अरेंज होते हैं, कौन से मार्केट में अरेंज होते हैं, क्या क्या डिवाइसेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस को अरेंज करने का, ये सारी चीजें, उसके ड्रॉबैक्स, ये सब लिमिटेशन एंड ऑल दिस थिंग हम लोग को डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो देखो, सबसे पहले मीनिंग ऑफ मनी मार्केट, मतलब इसका डेफिनेशन देखो। तो मनी मार्केट इज द नर्व सेंटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। Money market is the nerve center of the financial system. Well organized money market is the basis for an effective monetary policy. Money market mobilize saving from different sources and make them available for investment. Is the mechanism through which fund flow from surplus unit to the deficit unit. तो सिंपल सी बात है, इस डेफिनेशन में तुमको ये बता रहा है कि मनी मार्केट जो है ना, वो सेविंग करने वाले लोगों से पैसा लेके जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना होता है उन लोगों को दे देता है। मतलब सरप्लस, जिनके पास सरप्लस पैसा है उनसे पैसा लेके, जिनके पास डेफिसिट पैसा है, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है उनको दे देता है। तो दैट इज मनी मार्केट। ठीक है, पर तुमको मनी मार्केट समझ में आ गया जहां शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल होता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट आर फंक्शनली क्लासिफाइड इनटू मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, this classification is on the basis of term of credit, that is whether the credit is supplied for a short period or a long period. Money market refers to institutional arrangement which deals with short period fund. Capital market on the other hand deals with long term funds. Money market is a short term credit market which deals with relative liquidity and quick marketable assets such as short term government security, treasury bill, bills of exchange, etc. कोई बोल रहा है कि जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म मार्केट है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट मार्केट है, जबकि कैपिटल मार्केट कौन सा है, लॉन्ग टर्म। कैसे क्लासिफाई होगा, पीरियड के बेसिस में। पीरियड कितना, एक साल से कम हुआ तो शॉर्ट टर्म, एक साल से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म। एक साल से कम हुआ तो मनी मार्केट, एक साल से ज्यादा हुआ तो कैपिटल मार्केट। ठीक है, डेफिनेशन देखो। अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, द मनी मार्केट इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू द वेरियस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन दैट विल विद वेरियस ग्रेड्स ऑफ नियर मनी। नियर मनी मतलब क्या होता है, लिक्विड मनी। लिक्विड मनी मतलब क्या होता है, कैश, बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर पढ़े हो, कॉमर्स के बच्चे हो तो अदर बैकग्राउंड के बच्चे हो तो तुम लोग नहीं समझोगे मैं कैश फ्लो क्या बोल रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े हो तो देखे थे, मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं कैलकुलेशन के लिए। क्यों, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है वो एक साल के अंदर बिक के कैश में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड एसेट है। तो नियर मनी मतलब होता है लिक्विड एसेट। ठीक है, the Reserve Bank of India defined money market as the center for dealing mainly for a short-term character in monetary assets. It meets the short-term requirement of borrower and provides the liquidity of cash to the lender. तो सिंपल सी बात है, जो borrower की short-term requirement होती है, short-term finance होता है, उसको रिक्वायरमेंट को जो पूरी फुलफिल करता है वो होता है हमारा मनी मार्केट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मनी मार्केट के, अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट सर्व द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। पहला, इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा फॉर आयनिंग आउट शॉर्ट टर्म सरप्लस और डेफिसिट। तो शॉर्ट टर्म सरप्लस, सरप्लस मतलब जिसके पास पैसा है देने के लिए, और डेफिसिट मतलब जिसको चाहिए पैसा, उनके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाता है। दूसरा, प्रोवाइड अ फोकल पॉइंट फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक फॉर इन्फ्लुएंसिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, मनी मार्केट के थ्रू ही सेंट्रल बैंक को पता चलता है कि कब उनको ओपन मार्केट ऑपरेशन करना है, कब उनको मॉरल सुएशन करना है, कब उनको अपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग पढ़ के आए प्रीवियस चैप्टर में यूज करना है। क्या करने के लिए, फोकल पॉइंट्स बनाता है कि कंट्रोल करने के लिए, कि ज्यादा सप्लाई ना हो जाए पैसे की, इन्फ्लेशन ना हो जाए इकोनॉमी में, तो अब कंट्रोल करो। डिफ्लेशन ना हो जाए, पैसे की कमी ना हो जाए, अब पैसा छोड़ो हाथ में, इकोनॉमी के हाथ में पैसा छोड़ो। ठीक है, तो ये कौन करता है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। उसको बताता है कि कितनी लिक्विडिटी चाहिए इकोनॉमी में और कितनी ज्यादा है कितनी कम है, तो फिर से वापस वो सही जगह पे आ जाए। प्रोवाइड एक्सेस टू द यूजर ऑफ शॉर्ट टर्म मनी
टू मीट देयर रिक्वायरमेंट एट अ रीजनेबल प्राइस। तो क्या बोल रहा है, जो शॉर्ट टर्म मनी के यूजर्स होते हैं उन लोगों की जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है बहुत कम कॉस्ट में, बहुत कम कॉस्ट में उनकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड होती है उसको फुलफिल करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। समझ में बात। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केटिंग। मनी मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंडियन मनी मार्केट हैज मेजर फीचर्स। ठीक है, क्या क्या, शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लैंड। सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म फंड बोरो होते हैं, लैंड होते हैं, एक मीडिएटर होता है वो इधर से बोरो करेगा सरप्लस वालों से, इधर लैंड कर देगा डेफिसिट वालों को। ठीक है, जो कि बैंक करती काम। नो फिक्स प्लेस फॉर कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन, ट्रांजेक्शन कंडक्टेड इवन ओवर द फोन। बोल रहा है कोई जगह नहीं है ट्रांजेक्शन की, फोन में भी हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, व्हाट्सएप में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कोई ट्रांजेक्शन की जगह नहीं है। डीलिंग में भी कंडक्टेड विद और विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर। भाई ब्रोकर की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। अगर तुमको उतना नॉलेज नहीं है, अगर तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो तुमको ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। ठीक है, द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट डेट आर डील्ड इन और आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। ठीक है, क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से डील करते हैं, किससे डील करते हैं, डेल्ट इन, किसके साथ, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के साथ, जो कि बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं किसके, मनी के, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट मनी का, 3 महीने में वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फंड्स आर लोन्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 साल। 1 साल से ज्यादा का लोन नहीं होता, शॉर्ट टर्म में 1 साल से कम का होता है। प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब मार्केट, बहुत सारे सब मार्केट, छोटे 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 छोटे, एक बड़ा मार्केट है उसके बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होते हैं और सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन मनी मार्केट। अब इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, तो देखो, इट लिंक्स लेंडर एंड बोरोवर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, इट इज प्योरली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स और फाइनेंशियल एसेट। बोल रहा है जो लेंडर्स होते हैं और जो बोरोवर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनके बीच में लिंक बैठाता है कौन, मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म मार्केट। शॉर्ट टर्म मार्केट क्या है, जो 1 साल से कम के लिए होता है, और ये मार्केट करता क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। भैया बार बार क्यों बोल रहे हो बेटा, मैं रिवाइज करा रहा हूं तुमको हॉट पॉइंट्स इस चैप्टर के। ठीक है, इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्री, ट्रेड और एग्रीकल्चर। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो वो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। तो जो भी इंडस्ट्री होती है तुम्हारी, जो भी ट्रेड होता है, जो भी एग्रीकल्चर कर रहा होता है, ट्रेडर कौन होता है, जो परचेज सेल करता है, इंडस्ट्री कौन होती है, जो प्रोडक्शन करती है, एग्रीकल्चर तुमको पता है। तो इन लोगों की जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है उसको ये मार्केट फुलफिल करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल एसेट विद अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। बोल रहा है ऐसे फाइनेंशियल एसेट यहाँ पर लेन देन होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी मतलब जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। भैया ये सब का मतलब हमको नहीं पता, हमको ये भी मतलब बता दो। बताऊंगा बेटा, आगे चैप्टर में इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। ठीक है, इट हेल्प्स ट्रेड एंड कॉमर्स बाय डेवलपिंग अ बिल मार्केट एंड एन एक्सेप्टेंस मार्केट। मैं तुम लोग को बताया बिल और एक्सेप्टेंस मार्केट को बनाता है ट्रेड और कॉमर्स को, वो ट्रेड और कॉमर्स की हेल्प करता है। ठीक है, इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू रेज शॉर्ट टर्म लोन्स विद ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है, ट्रेजरी बिल इशू करती है तो लोग उसको खरीदते हैं और गवर्नमेंट को पैसा देते हैं गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। बात भैया यहाँ पर ये है कि ट्रेजरी बिल को बहुत सस्ते में बेचा जाता है, ताकि गवर्नमेंट, जैसे मान लो ट्रेजरी बिल 1000 रुपए में बिकी है एक ट्रेजरी बिल, तो गवर्नमेंट ना 2000 वापस करेगी, तो कोई भी इंसान आसानी से खरीद लेता है। प्लस यहाँ पर एक भरोसे वाला फैक्टर भी कि गवर्नमेंट के ऊपर लोगों को भरोसा है, तो लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं ट्रेजरी बिल। ठीक है, इट इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई शॉर्ट टर्म मार्केट को कंट्रोल करता है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ लोगों में ऑर्गेनाइज सेक्टर में डायरेक्ट हाथ रहता है आरबीआई का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनडायरेक्टली आरबीआई का हाथ रहता है। इट मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव। इससे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इफेक्टिव बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर लेंडिंग द सरप्लस फंड ऑफ इंडिविजुअल बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन। बोल रहा है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिनके पास सरप्लस फंड है कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि सरप्लस फंड जिन लोग दे रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, उनको भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसीलिए उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी अपने फंड को कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। इट हेल्प द सेंट्रल बैंक इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी यूनिट। और सेंट्रल बैंक ये कार्यक्रम करवा के स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, किसकी, हमारे इंडियन करेंसी की। इंडिया के बारे में बात करूं तो हमारे इंडियन करेंसी की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ये वाला कार्यक्रम करके। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड मनी मार्केट कैन परफॉर्म द अबव फंक्शन इफेक्टिवली। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज। मैं तुम लोगों को बताया ना, दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनाइज जिसमें आरबीआई का डायरेक्ट हाथ होता है, अनऑर्गेनाइज जिसमें आरबीआई का हाथ इनडायरेक्टली होता है। तो देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, सेविंग बैंक्स आते हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज आती है और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक के अंदर अगेन शेड्यूल और नॉन शेड्यूल आते हैं। भैया शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है, शेड्यूल बैंक वो होता है जो आरबीआई के अंदर में रजिस्टर्ड है, अनशेड्यूल बैंक है वो जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड नहीं। तो भैया क्या आज भी नॉन शेड्यूल बैंक एग्जिस्ट करते हैं, तो नहीं, ऑलमोस्ट सारे बैंक आज के टाइम में कौन है, शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक और इंडियन बैंक आते हैं। पब्लिक सेक्टर में स्टेट बैंक ग्रुप और नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक क्या होता है भैया, नेशनलाइज बैंक वो होता है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, गांव शहर हर जगह, उसको क्या बोलते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक बोलते हैं। और बेसिकली बोला जाए तो वो बैंक जो नेशनलाइज का दर्जा लेती है उनको अपने ब्रांच हर जगह सेटअप करने पड़ते हैं, ऐसा भी बोलो तो जमेगा। ठीक है,
अब देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बिकॉज एक्टिविटी आर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबीआई, मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या बोला, सारी एक्टिविटी क्या हुई है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज हुई है बाय आरबीआई, ठीक है, तो ये कौन हुआ, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये देखो यहां पर देखो, the organized sector consists of indigenous banks and money lender. It is unorganized because activities of its parts are not systematically coordinated by RBI. तो देखो क्या है, not systematically coordinated by RBI। तो देखो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज में डिफरेंस समझ में है, ऑर्गेनाइज में आरबीआई सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करेगा पर अनऑर्गेनाइज में नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद द ऑर्गेनाइज मॉडर्न सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट कंप्राइजेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएट कंपनी इंडियन जॉइंट बैंक कमर्शियल बैंक, इंडियन जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दोनों of 27 scheduled bank have been nationalized. The exchange bank which mainly finance Indian foreign trade, cooperative bank, other special institutions such as Industrial Development Bank of India, State Finance Corporation, National Bank for Agriculture and Rural Development, नाबार्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, जिसको आप एक्सिम बैंक बोलते हैं, और विच ऑपरेट्स इन द मनी मार्केट इनडायरेक्टली थ्रू बैंक्स, ठीक है। तो देखो इतने ये जो सारे सेक्टर तुमको दिखे ना, ये किसके अंदर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज के अंदर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्लेयर कौन है, आरबीआई। फिर उसके बाद एसबीआई, एसबीआई के सारे एसोसिएट्स, इंडियन जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक आएगा, शेड्यूल नॉन शेड्यूल सारे आएंगे, 27 शेड्यूल बैंक के और सारे नेशनलाइज है। ये वैसे पुराना डेटा है, ये भी बता दूं मैं, पर तुमको अपने बुक का ही करना है, तो मैं नया डेटा बता के तुमको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तुमको अपने बुक में जो लिखा है बेटा, पेपर में तो बुक ही भगवत गीता है, तुमको इसी को पढ़ के जाना है, इसी को समझ के जाना है, तो इसलिए मैं कोई चीज अपडेट नहीं करवाना चाह रहा, ठीक है। द एक्सचेंज बैंक विच मेनली फाइनेंस इंडियन फॉरेन ट्रेड, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक सारे आ जाते हैं, अदर स्पेशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये लोग आ जाते हैं, नाबार्ड आ जाता है, एक्सिम बैंक आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो किसके अंदर आ रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आ रही है, सारे बैंक वगैरह, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक दोनों, ठीक है। नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज एलआईसी, जीआईसी, ठीक है, और सब्सिडियरी द यूटीआई ऑपरेट्स इन दिस मार्केट बट ओनली इनडायरेक्टली थ्रू बैंक्स एंड नॉट डायरेक्टली। तो बोल रहा है यहाँ पर इन लोग भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उनकी सब्सिडियरी यूटीआई, ये सारे लोग भी ऑपरेट करते हैं बट इनडायरेक्टली बैंक के थ्रू, बैंक्स के थ्रू इनडायरेक्टली रिलेशन बना के ऑपरेट करते हैं इस मार्केट के अंदर, ठीक है। quasi government bodies or large companies also market this short term surplus fund available to the organized market through banks। तो यहाँ पर बैंक के थ्रू ये वाले कौन से गवर्नमेंट बॉडीज और लार्ज कंपनीज भी क्या करती है, इसमें पार्टिसिपेट करती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑक्यूपाइज द इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूशन हैव अ 3 tier structure। At the top, the state cooperative bank. At local level, there are primary credit societies and urban cooperative societies. Considering the size, matter of operation, dealing with the RBI and commercial bank, only state and cooperative banks should be included in the organized sector. The cooperative society at the local level are only loosely linked with it। तो बोल रहा है यहाँ पर कि जो तुम्हारे क्या बोलते हैं वो है कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ पर एक अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, किसके बीच में, ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बीच में। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो 3 टायर पोजीशन में बटे हुए हैं। पहला पोजीशन जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है। एट लोकल लेवल प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कंसिडरिंग द साइज और मैटर ऑपरेशन, मतलब उनका साइज कितना है, कितने बड़े लार्ज स्केल में प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, या कितना बड़ा उनका ऑपरेशन का वो है, उसके बेसिस में, और उनकी डीलिंग कैसी है आरबीआई के साथ, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, मतलब क्या वो आरबीआई के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, क्या आरबीआई उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है या इनडायरेक्टली बैंक्स के थ्रू वहां उन तक इंस्ट्रक्शन पहुंचती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आरबीआई की जो इंस्ट्रक्शन है वो इनडायरेक्टली उन तक पहुंचती है। ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, ठीक है, ओनली स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो बोल रहा है सिर्फ स्टेट और सेंट्रल, यही 2 कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। द कोऑपरेटिव सोसाइटी एट लोकल लेवल ओनली लूजली लिंक। और जो लोकल लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लोकल लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे होती है, जैसे किटी पार्टी होती है ना, किटी पार्टी जानते हो, तो उसमें आंटी लोग क्या करते हैं, आंटी लोग सब लोग 5-5 हजार रुपए मिलाते हैं। मान लो 10 आंटी है, 10 आंटी 5-5 हजार रुपए मिलाए, 50 हजार रुपए हो गया। अब ये 50 हजार रुपए किसी एक आंटी को मिल जाएगा। ये किटी पार्टी चलती है 1 साल तक, अप्रोक्सीमेटली 1 साल 2 साल जैसा भी चलती है। तो ये क्या किया, लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड किए ना एक आंटी को, जिस भी आंटी को जरूरत थी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, तुम्हारा लोकल लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ। ये आरबीआई से लिंक है क्या, नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, द मनी लेंडर ऑपरेट थ्रू आउट द कंट्री बट विदाउट एनी लिंक अमंग देमसेल्व्स, इंडिजिनियस बैंक्स एंड समवॉट
better organized because they are enjoy rediscount facility from the commercial bank which in turn have link with the RBI, but this type of organization represents only a loose link with RBI. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बोल रहा है, आरबीआई से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इन लोग रीडिस्काउंटिंग करवाते हैं किससे? कमर्शियल बैंक से, और कमर्शियल बैंक कहीं ना कहीं आरबीआई के साथ लिंक है। ठीक है, कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ लिंक है, तो इनडायरेक्ट कनेक्शन तो बन गया, क्योंकि इन लोग का कनेक्शन अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कनेक्शन बना कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक का कनेक्शन किससे? आरबीआई से, तो इनडायरेक्ट कनेक्शन बना, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पाया। समझ में बात? तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी मार्केट, लेंडर्स और बोरोवर्स। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, मनी मार्केट में कौन कौन रहेगा? एक लेंडर रहेगा, एक बोरोवर रहेगा। ठीक है, बीच में मीडिएटर भी हो सकता है। ठीक है, मनी मार्केट इज अ सेंटर विच वेयर शॉर्ट टर्म फंड्स आर सप्लाइड एंड डिमांडेड, thus the main constituents of money market are the lenders who supply and the borrowers who demand a short term credit. तो सप्लाई ऑफ फंड, सबसे पहले देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स इन द इंडियन मार्केट। पहला अनऑर्गेनाइज्ड इंडिजिनियस सेक्टर और दूसरा ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न सेक्टर। तो भाई इंडियन मनी मार्केट में, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में दो तरीके से पैसे सप्लाई होते हैं, एक ऑर्गेनाइज और एक अनऑर्गेनाइज। डिमांड फॉर फंड्स in the Indian money market, the main borrowers of short term funds are central government, state government, local bodies such as municipalities, village panchayat etc., traders, industrialists, farmers, exporter, importer, general public। तो भाई इंडियन मनी मार्केट के अंदर जो मेन बोरोवर्स है शॉर्ट टर्म वाले, वो है पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी बोरो करती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट बोरो करती है, तीसरा कोई लोकल बॉडी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, जिसकी गाड़ियां सुबह तुम्हारे घर में घूमती है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, है ना, तो वो जो गाड़ियां घूमती म्युनिसिपैलिटीज होती है, पंचायत होते हैं गांव में, उन लोग बोरो करते हैं, प्लस कोई भी ट्रेड इंडस्ट्री, फार्मर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर लोग भी बोरो करते हैं, और जनरल पब्लिक भी बोरो करती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है जनरल पब्लिक, जैसे किटी पार्टी वाली आंटी कौन है? जनरल पब्लिक है, तो उन लोग भी बोरो करते हैं, तो ये कौन है? डिमांड करने वाले। ठीक है, सब मार्केट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो भाई ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के अंदर जो सब मार्केट्स है वो कौन से तो देखो, द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सब मार्केट, इट हैज बीन फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हमको देखना है, तो देखो इंडियन मनी मार्केट के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स अभी फिलहाल यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला है कॉल मनी और नोटिस मनी, जो बैंक्स के बीच में होता है, बताऊंगा क्या होता है। कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट वाला, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, कोलैटरल लोन मार्केट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, अब एक एक करके हमको इसको पढ़ना है। तो पहला है कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो बैंक लोग ऑपरेट करते हैं, है ना, इतनी सारी बैंक है, तो मान लो किसी बैंक को पैसे की किसी दिन कमी पड़ गई, किसी दिन मान लो बोरोवर्स बहुत सारे आ गए और बैंक को क्या पड़ा? लिक्विडिटी की कमी पड़ गई, पैसे की कमी पड़ गई, तो बैंक क्या करेगी पता है? बैंक ना अपनी किसी और ब्रांच को या किसी दूसरी बैंक को, तुमको क्या लगता है एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, ये सब बैंकों के बीच में दोस्ती यारी नहीं रहती है? सबके बीच में दोस्ती यारी रहती है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं जरूरत के समय। तो क्या एसबीआई वाला कॉल करके बोलेगा पीएनबी वाले को, भाई पैसा खत्म हो गया भेजना, तो उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा, और वो जो पैसा ट्रांसफर करेगा जनरली 24 घंटा या उससे कम के लिए होता है, हो सकता है 2-3-4 घंटे के लिए हो सकता है 24 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि तुमको पता है बैंक में कंटिन्यूअस डिपॉजिट भी आते रहते हैं, है ना, तो डिपॉजिट आ जाएंगे तो पैसा वापस कर दिया जाएगा, तो जनरली एक आध दिन का ही रहता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल मनी। इसके अगेंस्ट में भैया कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है क्या? नहीं, इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, और इंटरेस्ट अमाउंट बहुत कम रहता है, बहुत कम। ठीक है, the call and notice market constitute the core of the Indian money market. Call money represent the amount borrowed by commercial bank from each other for the short term period to meet their cash reserve requirement. Those banks whose cash reserve decline below the statutory requirement will borrow from such bank which has surplus cash reserve. Funds are thus borrowed and lent for 1 day call and for a period of 14 days without any collateral security. The market thus two segments: call or overnight money market, short notice market. The rate at which funds are borrowed and lent in this market is called call money rate. This rate is determined by demand and supply. ठीक है, तो जो रेट लगता है उसको कॉल मनी रेट बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के इंटरवेंशन से ये रेट पता चलता है। और एक बात यहां पर ये है कि देखो जो कमर्शियल बैंक होती है उन लोगों को ना अपनी रिजर्व रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ती है। बेसिकली बात यहां पर वही है, रिजर्व रिक्वायरमेंट। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर एक ऐसा रेट होता है जो आरबीआई डिसाइड करती है कि तुमको टोटल डिपॉजिट का इतना % पैसा आरबीआई को डिपॉजिट करना है करंट अकाउंट में। हर बैंक का आरबीआई के पास, देखो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसके पास हर बैंक का एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यस बैंक, ठीक है, तो जितने भी बैंक्स होते हैं और भी एक्सेट्रा सबका करंट अकाउंट आरबीआई के पास होता है। तो सबको ना सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स % आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो मान लो ये सीआरआर भी मेंटेन करते किसी बैंक को नहीं बन रहा, मान लो आईसीआईसीआई बैंक को नहीं बन रहा है सीआरआर मेंटेन करते, तो शॉर्ट टर्म के लिए एचडीएफसी से पैसा लेगी,
और इसी को क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं। और ये पैसा कितने देर के लिए लेगी, एक आध घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, ठीक है। मैक्सिमम तुम्हारे बुक में जो दिया है वो दिया है 14 डेज, ठीक है, नोटिस पीरियड वाला, ठीक है। तो बेसिकली एक दिन के लिए होता है, ठीक है। और एक दिन वाले को हम क्या बोलते हैं, कॉल और ओवरनाइट मनी। और अगर 14 दिन वाला हुआ तो शॉर्ट नोटिस, या 14 दिन या थोड़े ज्यादा दिन वाला हुआ तो शॉर्ट नोटिस मार्केट बोले, ठीक है। कमर्शियल बिल मार्केट, commercial bills, these are bills of exchange drawn by seller draw on the buyer for the value of goods, which when once the bill is accepted by the buyer of the goods drawee, it becomes a legal document acknowledging indebtedness. It is a negotiable instrument. Such bills are drawn and generally for 90 days. During the tenure of the bill, it is the bolder, it is need of the cash, it can discount it with a commercial bank. The bank will deduct interest, call a negotiated discounted rate for the period the bill is yet to run. The bank will receive the face value on the due date drawee. Meanwhile, if the bank is need of the fund, it can rediscount it. The commercial bank rediscount market at the market rated discount rate. The bank arranges the bill portfolio in such a manner that some bill mature every day. This trade bill commercial bills are considered as a liquid asset. They are converted into cash quickly. तो सिंपल सी बात है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुने हो क्या होता है? What is bills of exchange? भैया वही बिल ना जिसमें ड्रॉवर होता है, जिसमें ड्रॉई होता है, जिसमें पेई होता है। यस, वही वाली बात कर रहा हूं। तो ड्रॉवर क्या करता है, एक बिल बनवाता है, ड्रॉई के ऊपर एक बिल फाड़ के देता है, ले अपना पैसा देना है ना, चल साइन करके दे मेरे को, 3 महीने बाद पैसा दूंगा। जनरली बिल कितने दिन का होता है, 90 डेज का, 1 महीने का, 2 महीने का, 90 दिन का, या दिनों में भी हो सकता है, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, ठीक है, हो सकता है। तो भाई एक बात बताओ, जब मैं बिल लेके आया किसी से, मैं कौन हूं, ड्रॉवर, मैं किसी से बिल साइन करवा के आया, मान लो मैं बिल को रख लिया, 1 महीने बाद मेरे को पैसे की जरूरत पड़ रही, बिल तो 3 महीने का है, मेरे को जरूरत अभी ये पैसे की, मैं बैंक के पास जाऊंगा, टिंग 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 टिंग, बैंक को बिल दूंगा, बोलूंगा मेरे को पैसा दो, बैंक मेरे को पैसा देगी, कैसे देगी, कुछ अमाउंट माइनस करने के बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। और जो बिल में दिया उसको डिस्काउंटिंग करवाना बोलते हैं, है ना। तो बैंक क्या करेगी अब मेरे को, अब बैंक मेरे को उस बिल मान लो 10,000 का है, तो मेरे को 9,700 रुपए दे दी, 3 रुपए का चार्जेस काट ली, ठीक है। अब मेरा काम बन जाएगा, 2 महीने बाद जो ड्रॉई था वो डायरेक्ट बैंक को पैसा दे देगा, ठीक है, क्योंकि होल्डर ऑफ द बिल को पैसा मिलता है, होल्डर ऑफ द बिल को पैसा मिलता है, ठीक है। तो बैंक को पैसा मिल जाएगा। बाई चांस बैंक को भी 1 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, अभी 1 महीना और बच्चा बिल मैच्योर होने में, 3 महीने का बिल था ना, 1 महीने बाद मैं डिस्काउंटिंग कराया, 1 महीने बाद बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ी, तो बैंक ना उसी बिल को रीडिस्काउंट करा सकती है किसी और बैंक के पास। मनी मार्केट में बहुत सारी बैंक है, किसी और बैंक के साथ रीडिस्काउंट करा सकती है एट द मार्केट रीडिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। तो ऐसे कार्यक्रम चलता है इस कौन सा कमर्शियल बिल मार्केट के अंदर, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज से डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल तो भाई मैं तुम लोग को पता है गवर्नमेंट इशू करती है। देखो, ट्रेजरी बिल आर शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट अ डिस्काउंट जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 91 days. They are issued to meet short term financial need of the government. Since November 1986, 182 days treasury bills are issued by RBI. Longer maturity treasury bill will varies maturity up to 364 days are introduced in April 1992. These bills are issued as a part of public debt operation of government of India. They are issued at a discount and therefore do not carry interest payment obligation. तो भाई सबसे पहली बात, ट्रेजरी बिल इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे इशू करती है, जैसे मान लो 10,000 का ट्रेजरी बिल है तो 5,000 में देगी, और वापस तुमको 10,000 करेगी, पर कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, ये भी ध्यान में रखना। उस दौरान जो दौरान है तुम लोग बोलोगे कि हमने गवर्नमेंट को पैसा दिया, गवर्नमेंट हमको इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रही, नहीं देगी, पर तुमको पैसा जोरदार देगी, 5,000 में बेचेगी, 10,000 रुपए वापस करेगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। तो बोल रहे नवंबर 1986 से 182 का ट्रेजरी बिल इशू कर सकता था आरबीआई, ठीक है। लॉन्गर मैच्योरिटी ट्रेजरी बिल्स विल वेरी मैच्योरिटी अप टू 364 डेज इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 1992, और अप्रैल 1992 में 364 डेज का मैक्सिमम ट्रेजरी बिल का वो आ गया, प्रस्ताव आ गया। मतलब उस दिन के बाद से क्या कर सकते हैं हम लोग ट्रेजरी बिल जो है वो 364 डेज का इशू कर सकते हैं, मतलब 1 साल का इशू कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक से गवर्नमेंट पैसा लेती है, ट्रेजरी बिल्स के अंदर पब्लिक सब्सक्राइब करती है ट्रेजरी बिल को, गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल बेचती है, पैसा लेती है, यूज करती है, और एक समय के बाद वापस कर देती है, जस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट, मतलब जितना ली है उसका 180%, 200%, 140% ऐसा अमाउंट वापस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर्स। तो देखो, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वाघुल वर्किंग ग्रुप, कमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस इन द इंडिया मनी मार्केट इन जनवरी 1990, ठीक है। तो कब आया है कमर्शियल पेपर इंडियन मनी मार्केट में, जनवरी 1990 में आया है, ठीक है। The need of the introduction of this instrument has arisen out of the changing industrial scenario in the environment created by liberalization policy of the government. The industrial sector launched plans of diversification, expansion, modernization of their unit. This has led to an enhanced demand for funds, and to satisfy the demand of CP is introduced commercial paper. Commercial paper as unsecured promissory note issued by corporate entries to raise resources for the short term need, instead of borrowing from bank. It is a certificate evidence or unsecured corporate debt of the short maturity. It represents a
प्रॉमिस बाय बोरोइंग कंपनी टू रीपे द लोन एट अ स्पेसिफाइड डेट। तो एक बात बता रहा हूँ तुम लोग को, सिंपल सी बात देखो, जब गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन की, क्या की लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म से आया था 1991 में, गवर्नमेंट क्या की लिबरलाइजेशन, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बोले अब तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, अब तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, अब तो अपनी ब्रांचेस एक्सपेंड करेंगे। लेकिन ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए, पैसा। और पैसा कहां से आता है, शेयर कैपिटल से आता है। शेयर कैपिटल क्या होता है भैया, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है मार्केट में तो उनसे उनको पैसा मिलता है, तो उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। मैं बोला वेरी गुड, तुमको पता है ये बात, ठीक है। तो शेयर इशू करने के लिए भी तो पैसा लगता है, शेयर इशू करने के लिए पता है तुम लोग को लाखों रुपए खर्चे हो जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्चे हो जाते हैं। प्रोस्पेक्टस इशू करो, एडवर्टीजमेंट करो, ये करो वो करो, दुनिया जहान का मैटर है, रजिस्ट्री कराओ, तो बहुत पैसा खर्चा होता है। तो उस पैसे को भी कहां से लाए कंपनियां, भैया पहले से उनके पास सेविंग्स नहीं होगी, पर पहले से सेविंग्स तो किसी और काम के लिए होती है। तो ये कमर्शियल एंटिटीज जो होती है, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, ये लोग कमर्शियल पेपर लॉन्च करते हैं। क्या होता है कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो बड़ी बड़ी, अब एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्री कमर्शियल पेपर इशू करेगी, तुम नहीं सब्सक्राइब करोगे, भैया अनसिक्योर्ड है फिर भी करेंगे, क्यों, क्योंकि रिलायंस में तुमको भरोसा है। टाटा करेगी तो नहीं करोगे, भैया करेंगे क्योंकि टाटा में तुमको भरोसा है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर अपने भरोसे के बेसिस पे कमर्शियल पेपर लॉन्च करती है, जिसको पब्लिक को बोलती है आप इस कमर्शियल पेपर को सब्सक्राइब करो और हमको पैसा दो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, और अब कुछ समय के बाद वो पैसा हम आपको वापस कर देंगे। इट इज जस्ट एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय कमर्शियल एंटिटीज और कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कंपनियां ये सब, ये कमर्शियल पेपर जो है वो लॉन्च करती है ताकि पब्लिक सब्सक्राइब करे, उनको पैसा मिल जाए, क्योंकि उनको समझ में आता है कि बैंक से लोन लेने से अच्छा है कि पब्लिक का पैसा ले लो और उसको सही जगह पे लगाओ, फिर पब्लिक को 1 साल के अंदर क्या कर दो, वापस कर दो। तो दैट इज व्हाट कमर्शियल पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आरबीआई इंट्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम इन जून 1989, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जून 1989 में आरबीआई ने लाया है। The objective is to further widen the range of money market instruments and to give investors further opportunity of deploy their short-term funds. CDs, certificate of deposits, are deposit received issued by bank against deposit kept by individual company, PSUs, public sector undertakings होता है, and other institution. Non-resident Indian can also subscribe to CDs, but only on a non-repartitional basis. तो देखो क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है, कैसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौन इशू करता है, देखो कमर्शियल बैंक, ये देखो अंडरलाइन करना है यहाँ से, कहाँ है, इशूड बाय बैंक्स अगेंस्ट डिपॉजिट केप्ट बाय इंडिविजुअल कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अदर इंस्टीट्यूट। तो क्या है, एक ऐसा रिसिप्ट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बैंक इशू करती है किस चीज के लिए, जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, क्या डिपॉजिट करते हैं, इंडिविजुअल कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूशन, इन लोग जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना, है ना, उसके अगेंस्ट में हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज आरबीआई इशू, बैंक इशू करती है, उसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक मिनट, ठीक है, चलो। और एक बात और ध्यान रखना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रहता है और उसमें एक इंटरेस्ट रेट भी फिक्स रहता है, ठीक है, स्पेसिफाइड, मतलब पहले से बता दिया जाता है, जो डिपॉजिटर रहता है उसको पहले से बता दिया जाता है इतने समय के लिए और इतना इंटरेस्ट रेट इसपे है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट। अब तुम लोग को नाम में आंसर मिल गया होगा, इसके अंदर बैंक लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पैसा देते हैं, ये जनरली 14 दिन से 90 दिन का होता है, ठीक है, और इसमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी भी नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा गेम यहाँ पर ये है कि ये ना कॉल मनी के जैसा नहीं है, ठीक है, इसको जितने दिन के लिए तुम फिक्स कियो, 5 महीना मतलब 5 महीना, उससे एक भी दिन कम नहीं, अच्छा 5 महीने कम जा ही नहीं सकते, 3 महीना मैक्सिमम है, तो 2 महीना तो 2 महीना, 2.5 महीना तो 2.5 महीना, 3 महीना तो 3 महीना, जिस दिन मैच्योरिटी डेट है उसी दिन पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट इन विच बैंक अलोन बोथ कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। गेम क्या है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक दोनों भी पार्टिसिपेट करते हैं। They borrow and lend money from and to each other for a period of 14 days and generally up to 90 days. No collateral security is insisted upon. The rate of interest are market determined. बोल रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इस लोन में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो मार्केट डिटरमाइन करेगा, मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे। Deposit received are exchanged as per the Indian Banking Association IBA rules. Lenders cannot prematurely call back these loans and this instrument is not liquid. तो बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट लिक्विड नहीं है, तो तुम भाई 3 महीने का अगर लोन दियो तो तुम पहले उसको नहीं मंगा सकते कि 2 महीने बाद तुम कॉल करके बोल रहे हो भाई मेरा पैसा वापस कर, ऐसा तुम नहीं कर सकते। 3 महीना मतलब 3 महीने। लास्ट है तुम्हारा कोलेटरल लोन मार्केट, जिसके लिए तुमको कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ऐसा मार्केट जहां तुमको लोन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी देना पड़ता है, और सिक्योरिटी कैसे होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ठीक है। तो इट डील्स इन कोलेटरल loan backed up security. In this market commercial banks provide loans against the government security and bonds, ठीक है। अब डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, इंडियन मनी मार्केट के डिफेक्ट क्या है, देखो डिकोटोमी बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां दोनों रहेंगे वहां पर कुछ ना कुछ विवाद तो होगा ही होगा।
The most important defect of Indian money market is its division into two sectors, that is organized or unorganized. There is a little contract coordination and cooperation between the two markets. In such condition, it is difficult for Reserve Bank of India to ensure uniform and effective implementation of its monetary policy in both the sectors. सिंपल सी बात है, दोनों सेक्टर है, दोनों अपने अपने मर्जी से काम करते हैं, दोनों के रूल रेगुलेशन अलग हो जाते हैं. अनऑर्गेनाइज वाला आरबीआई से लेना देना ही नहीं है, उसको कोई लिंक ही नहीं है उसका. ऑर्गेनाइज सेक्टर आरबीआई की गाइडलाइंस पे चलता है, तो आरबीआई को दोनों को रेगुलेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस वजह से फेस करनी पड़ती है. ठीक है. प्रीडोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पहले से जो डोमिनेंस है मार्केट में उसको नहीं हिला पा रहे हैं. Another important defect of Indian money market is its predominance of unorganized sector. These indigenous banks, which constitute a large portion of money market, remain outside the organized sector. Therefore, they are seriously restrict the RBI control over the money market. तो सिंपल सी बात है, इन लोग पहले से, एक तो पहली बात ऑर्गेनाइज सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट वगैरह थोड़ा अगर ज्यादा बता दिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले क्या बोलते हैं, इंडिजिनियस बैंक वाले क्या करते हैं, कम में दे देते हैं. पहले से उन लोगों के लॉयल कस्टमर बने हुए हैं, उन लोगों का मार्केट पहले से कैप्चर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से उनका कोई रिश्ता नहीं है, आरबीआई से उनका कोई रिश्ता नहीं बनता. आरबीआई को बहुत दिक्कत आती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को समझाने में. Wasteful competition exists not only between the organized and unorganized sector, but also among the members of two sectors. The relationship between various segments of the money market is not cordial. They are loose connected with each other and generally follow separate tendencies. Similarly, competition exists between the Indian commercial banks and foreign banks. तो बोल रहा है एक तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपस में कॉम्पीट करते हैं, प्लस ऑर्गेनाइज के अंदर वाले अनऑर्गेनाइज के अंदर वाले जो बैंक है उन लोग आपस में कॉम्पीट करते हैं, प्लस इंडियन बैंक फॉरेन बैंक के साथ कॉम्पीट करते हैं. तो फालतू में इतना कंपटीशन करके इन लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का प्रॉफिट गिरा रहे हैं. कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसी का फायदा नहीं हो रहा है, सब कंपटीशन कर रहे हैं, सब अपना लॉस करवा के सामने वाले का लॉस करवा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है. एज अ होल इंडियन इकोनॉमी का लॉस हो रहा है. ठीक है. तो वेस्टफुल कंपटीशन है, कोई बात नहीं, यहाँ पर कंपटीशन करने वाली कोई बात ही नहीं थी. ठीक है. एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया मनी मार्केट. Indian money market has not been organized into a single integrated all India money market. It is divided into small segments mostly categorized into a local financial need. For example, there is a little contract between the money market in the bigger cities like Mumbai, Chennai, Kolkata and those in smaller towns. तो बोल रहा है इंडियन मनी मार्केट जो है वो यूनाइटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है, सब अलग अलग है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल में. इवन तो बोल रहा है कि जैसे बड़े शहर से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे शहर के जो मनी मार्केट है उनका स्मॉल टाउन्स वाले लोगों के साथ, गाँव के मनी मार्केट के साथ कोई भी रिश्ता नहीं होता. ठीक है. तो भाई कोई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है जो इन लोगों को सबको रेगुलेट कर पाए. आरबीआई है, पर एक ऑल इंडिया मनी मार्केट जैसी कोई भी बॉडी नहीं है जो इन लोगों को सबको अपने अंदर पे ले ले. ठीक है. इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी. Indian money market is inadequate to meet the financial need of the economy. Although there has been rapid expansion of bank branches in recent years, particularly after the nationalization of bank, yet vast rural areas are still without banking system as compared to the size and population of the country. The banking institution are not enough. तो बोल रहा है सिंपल सी बात है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है. ये तो हम लोग पहले इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है, एडिक्वेट नहीं है. भाई नेशनलाइजेशन होने के बाद बहुत सारी बैंक ब्रांचेस डलते जा रही है, स्पीड से डलते जा रही, पर रूरल एरिया में नहीं डल रही ना. प्रॉब्लम इज व्हाट, रूरल एरिया. मैं तुम लोगों को क्या बताया, मेरे घर के इधर 2 किलोमीटर, इधर 2 किलोमीटर के दायरे में 3 एचडीएफसी की बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस है बड़ी बड़ी. तो देख रहे हो सिटीज में कितनी सारी ब्रांचेस रहती है, और वही अगर मैं बात करूँ रूरल एरिया की तो नहीं होती वहां पर, और होती भी है तो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती. Shortage of capital. Indian money market generally suffer from shortage of capital fund. The availability of capital in the money market is insufficient to meet the need of industry trade in the country. बोल रहा है इंडस्ट्री और ट्रेडर्स की जो रिक्वायरमेंट है उन लोगों को फुलफिल नहीं कर पा रहा है इंडियन मनी मार्केट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल. सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड. A major drawback of Indian money market is the seasonal stringency of the credit and higher interest rate during a past part of the year on the country during the stock slack season from July to October. The demand for credit and the rate of interest decline sharply. तो क्या बोल रहा है भाई, सीजनल बेसिस पे भी डिमांड बहुत ज्यादा कम ज्यादा होती है, उस वजह से रेट भी बहुत ज्यादा कम ज्यादा होता है. ठीक है. तो देखो क्यों होता है ऐसा, शॉर्टेज के कारण. और बोल रहा है स्लैक सीजन होता है जुलाई से अक्टूबर के बीच में, जब डिमांड ऑफ क्रेडिट और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों डिक्लाइन होता है बहुत तेजी से. मतलब डिमांड भी कम होती है और डिमांड कम होने के कारण इंटरेस्ट भी कम करते हैं. इंटरेस्ट क्यों कम करते हैं भैया, ताकि लोग खरीदें, ताकि लोग लोन लें, और लोन लेना नहीं चाह रहे ना लोग, डिमांड कम है, लोग लोन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट कम करती है कि लो इंटरेस्ट कम कर दी, अब तो ले लो. ठीक है. नेक्स्ट, diversity of interest rates. Another defect of Indian money market is the multiplicity and disparity of interest rates. The interest rates also differ in various centers like Mumbai, Kolkata, etc. Variation in the interest rate structure are largely due to credit immobility because of inadequacy, costly and time-consuming means of transferring money. Disparities in the interest rate adversely affect the smooth and effective functioning of the money market. तो बोल रहा है मनी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है अलग अलग कंट्रीज का, लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, सब जगह इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है बिकॉज ऑफ मीन्स
जो मीन्स लोग यूज करते हैं ट्रांसफर ऑफ मनी के लिए या डिवाइस यूज करते हैं, या फिर जो लोगों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उस बेसिस वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जो लोगों का बेसिकली इंगेजमेंट होता है ना मनी मार्केट में, जितना उन लोगों का खर्चा होता है उस बेसिस वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट के लिए और प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सेटबैक है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग अलग शहर में अलग अलग होता है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट, the existence of a well-organized bill market is essential for the proper and efficient working of the money market. Unfortunately, in spite of the serious efforts made by Reserve Bank of India, the bill market in India has not been fully developed. The short-term bill forms such a much smaller proportion of the bank finance in India as compared to that in advanced country. बिल मार्केट इंडिया में डेवलप नहीं है। तुम लोग ये बात को समझो कि भाई लोगों को भरोसा ही नहीं है। मैं सोचो तुम लोग को बिल फाड़ के दे दिया, अब तुम उसको जाके बैंक से डिस्काउंटिंग कराने जाओ, बैंक नहीं देगी पैसा। क्यों नहीं देगी? भरोसा नहीं है। तो इसलिए बिल मार्केट इतनी सारी आरबीआई के एफर्ट्स के बाद भी डेवलप नहीं हो पाया इंडिया में। जैसे कि अंबानी बिल फाड़ के दिया तुमको, मुकेश अंबानी जो है वो तुमको बिल फाड़ के दिया, ठीक है। तो भाई बैंक के पास जाओगे कि ये देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिल है, बैंक बोलेगी ला 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 दे 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 तुरंत दे, मैं तुरंत डिस्काउंट करके देती हूँ। तो ये क्या है? भरोसे वाली बात है कि रिलायंस इंडस्ट्री में लोगों को भरोसा है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि मेरे को तो जानती भी नहीं होगी बैंक, मेरे को तो जानती भी नहीं होगी बैंक। तो इसीलिए बिल मार्केट क्या हुआ है, डेवलप नहीं हो पाया इंडिया के अंदर उतना ज्यादा। ठीक है। लास्टली मेजर्स टू इंप्रूव इंडियन मनी मार्केट। तो इंडियन मनी मार्केट को इंप्रूव करने के लिए क्या मेजर्स है? पहला, इन व्यू ऑफ द वेरियस डिफेक्ट इन द इंडियन मनी मार्केट द फॉलोइंग सजेशंस हैज बीन मेड फॉर इट्स प्रॉपर डेवलपमेंट। द एक्टिविटी ऑफ द इंडिजिनियस बैंक शुड बी ब्रॉट अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द आरबीआई। तो सबसे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आरबीआई के अंडर में लाओ, कंप्लीट आरबीआई के अंडर में लाओ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को। ठीक है। Hundis used in the money market should be standardized and written in the uniform manner in order to develop an all India money market। तो हुंडीज क्या होता है? पहले मेरी बात को समझो। हुंडीज जो है देखो, जैसे मान लो कि मैं तुमको लिख के दे दिया, कागज का पत्ता फाड़ा, उसमें लिख के दे दिया मैं तेरे को 2500 रुपए दूंगा, मैं तेरे को 2500 रुपए दूंगा। तो क्या भैया ये बिल है? नहीं, ये हुंडी है। क्या है? हुंडी। हुंडी कवर नहीं होता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर। हुंडी जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है। तो हुंडी को भी क्या करने बोल रहा है? तो हुंडी बेसिकली एक आदमी जो है दूसरे आदमी को बोलता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर या यू प्रॉमिस टू पे मी दिस मच अमाउंट। तो दैट इज व्हाट हुंडीज। ठीक है, हुंडीज होता है। तो हुंडी एक पुराना कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है, लीगली कवर नहीं होता नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, लेकिन उसी को बोल रहा है यूज्ड इन मनी मार्केट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड और रिटन इन अ यूनिफॉर्म मैनर इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल इंडिया मनी मार्केट। तो बोल रहा है इसको क्या करो, स्टैंडर्डाइज करके दो और रिटर्न करो यूनिफॉर्म मैनर में। सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग लिखते हैं, तो इसका ऐसा नहीं चलेगा। एक यूनिफॉर्म मैनर बनाओ हुंडी को लिखने का। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है मनी मार्केट में। पुराना तरीका है, पुराने ट्रेडर्स जो है, जो भाव वाव लोग रहते हैं, पुराने ट्रेडर्स लोग है ना, उन लोग अभी भी यही सब यूज करते हैं। ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटी शुड बी एक्सपेंडेड स्पेशली इन द अनबैंक्ड नेग्लेक्टेड एरिया। तो भाई रूरल एरिया में बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करो। डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी शुड बी एक्सटेंडेड इन अ बिग वे टू डेवलप द बिल मार्केट इन कंट्री में बिल मार्केट डेवलप करो। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। For raising the efficiency of money market, the number of the clearing house in the country should be increased and their working should be increased। तो बोल रहा है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मनी मार्केट के क्लियरिंग हाउस को बढ़ाना पड़ेगा। भैया क्लियरिंग हाउस क्या होता है? जो डेट्स क्लियर करता है, जो डेट्स क्लियर करता है ना, वो क्लियरिंग हाउस होता है। जैसे मान लो एक बंदा जो बिल डिस्काउंटिंग कराया मुंबई में, और वो बिल जो है वो चेन्नई का है, चेन्नई का बिल है, मुंबई में डिस्काउंटिंग कराया बैंक से। ठीक है, तो जो मुंबई की जो बैंक है वो चेन्नई की बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करे और उस डेट को क्लियर कर दे। मतलब ये बंदा अगर चेन्नई में डिपॉजिट करे तो चेन्नई वाला तुरंत मुंबई वाले को ट्रांसफर कर दे। तो ये क्या किया? अकाउंट को क्लियर किया। क्या किया? अकाउंट को क्लियर किया। इसी को क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस। वैसे क्लियरिंग हाउस फंक्शन हम आरबीआई वाला भी पढ़े ना, कि आरबीआई डेबिट और क्रेडिट करता है सारे बैंक के अकाउंट को और उनके डेट्स को आपस में सेटल कर देता है। तो वैसे ही क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है वो डेवलप करना पड़ेगा मनी मार्केट के लिए। Adequate and less costly remittance facility should be provided to the businessmen to increase the mobility of the capital। ठीक है, क्या बोल रहा है? लेस कॉस्टली रेमिटेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करो। किसको? बिजनेसमैन को, ताकि उनकी मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, मोबिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, उसको हम लोग क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। फाइनली वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस। और जो इंटरेस्ट रेट में जो 10 बार वेरिएशन करते हैं ना, उसको भी कम करो। उसके लिए भी एक यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आओ। समझ में आ गई बात? तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर हो गया है समाप्त और हमारा इकोनॉमिक्स भी हो गया है समाप्त। ये हमारा लास्ट चैप्टर था, इसके बाद कोई भी चैप्टर हमारा नहीं है। ये देखो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट चालू हो गया, मैनेजमेंट ऑलरेडी कवर हो गया। तो भाई रुको एक मिनट, वीडियो में सुन लो मेरी बात। बच्चे मेरे से बोल रहे हैं भैया एमसीक्यू सॉल्व करा दो, एमसीक्यू सॉल्व करा दो। तो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि देखो सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए ये वीडियो मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया हूँ, नहीं तो मैं हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू सॉल्व करवाता, वो भी लाइव क्लास में। ठीक है, लाइव क्लास में मैं हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू। लेकिन सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो इसीलिए मैं उन लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिया। एमसीक्यू में करवा दूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे तो बिल्कुल टेंशन मत लो। सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए ये वाला सिलेबस हो गया कंप्लीट। तुम लोगों को जो भी डाउट है, सितंबर अटेम्प्ट वाले बच्चे जो भी डाउट है ग्रुप में पूछो,
या तो कमेंट सेक्शन पूछो, कमेंट सेक्शन आजकल मैं देख नहीं पाता हूँ ज्यादा, ठीक है, तो इस वजह से तुम लोग ग्रुप में पूछ लिया करो ताकि तुम्हारा कोई अदर फ्रेंड हो तो वो कर ले, प्लस मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो भाई, इंस्टाग्राम आईडी तुमको लिंक में मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो, प्लस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम में जाओ, सर्च क्लिक करो, सीए भक्त लिखो, सीए भक्त लिखोगे तो तुमको मेरा चैनल मिलेगा सीएमए फाउंडेशन डिस्कशन, उसको तुम ज्वाइन करो, वहां पर बहुत हेल्दी डिस्कशन चलती है, डाउट्स वोट सब क्लियर हो जाते हैं, तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, दोस्त नहीं करेंगे तो एडमिन तुम्हारी हेल्प कर देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से पढ़ो। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल गाइस। यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स का हो गया है खत्म पूरा सिलेबस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।